तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हीट की श्रृंखला में दूसरा लेक्चर। मैं आपका अमित वर्मा एवी सर। मोटिवेट करते रहिए, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि आपके मोटिवेशन से, आपके कमेंट से ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे बच्चे, अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कुछ पीछे भी छूट गए हैं। प्लीज़ तैयारी कीजिए, दोबारा उठ खड़े होइए और एक बार प्यारे बच्चों दोबारा से मेरे साथ चलिए, क्योंकि जो लोग साथ चल रहे थे वो अभी भी आगे बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग थोड़े हिम्मत हार गए हैं, थोड़ा थक गए हैं, कहीं रुक गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, अपने आप को फिर मोटिवेट करो और मोटिवेट करके मेरे साथ चलो। पता भी नहीं लगेगा ये सफ़र कहाँ कैसे निकल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र से 100% एक न एक सवाल जरूर आता है। आइए जरा फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हीट ट्रांसफ़र मतलब ऑब्वियस है, आप जानते हैं, एक हाई टेम्परेचर की बॉडी को प्यारे बच्चों जब किसी लो टेम्परेचर की बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो क्या दिस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दैट समथिंग फ्लोज। उस समथिंग को हमने क्या कहा था पुराने लेक्चर में? सर उसी को हमने क्या कहा था? हीट कहा था। लेकिन अब बेटे एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हीट ट्रांसफर करने का जुगाड़ क्या है? ये तो समझ में आता है कि एक हाई पर है और एक क्या है, लो पर। लेकिन जरा सोचो, इस हाई को लो से कनेक्ट करने का क्या तरीका है? इस कनेक्ट करने के तरीके को ही प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर कहते हैं। एंड नाउ वी विल स्टडी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। व्हाट इज दिस? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर करने के तरीके, जिसमें पहला तरीका है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं आप कंडक्शन। कंडक्शन मतलब सॉलिड्स के थ्रू, यानी कि इस बॉडी को इस बॉडी से एक सॉलिड चीज के थ्रू जोड़ देंगे, सॉलिड कंडक्टर के थ्रू जोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां से यहां हीट फ्लो करेगी। इसके अंदर जो रॉड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ये केवल वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के कारण एनर्जी क्या होती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होती है। प्यारे बच्चों, मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, लैग्ड। क्या लिखा है? लैग्ड। लैग्ड का मतलब होता है जो रॉड है वो साइड से कवर्ड है, यानी कि इसका मतलब इधर से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, यानी कि केवल हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगी? इधर से इधर ट्रांसफर होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, अक्सर कहीं वर्ड लैग्ड और अनलैग्ड लिखा होता है। तो लैग्ड का मतलब होता है आपने रॉड का प्रॉपर इंसुलेशन किया है, यानी कि आप हीट को इधर उधर नहीं जाने दे रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? फिर दूसरा जो मेथड है दैट इज व्हाट? दैट इज सो कॉल्ड एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? फ्लूइड्स के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर हो रही है तो फ्लूइड्स के थ्रू जो हीट ट्रांसफर करने का मेथड है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में होता क्या है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं? कैरी करते हैं, डेंसिटी के डिफरेंस के कारण। आइए इस पर बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना, कि क्या क्या एक्चुअल में होने वाला है। इसमें ग्रेविटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, डेंसिटी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मूवमेंट दिखाते हैं। क्लियर है? तो ये कन्वेक्शन कहलाता है। इसमें जो भी फ्लूइड्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है उसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा जो ईगल है बहुत ऊंचाई तक उड़ता है तो वो कन्वेक्शनल करंट्स को यूज करता है ना। देखेंगे वो सब बातें क्या होती हैं। फिलहाल एक तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन इज नथिंग बट इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कितनी तेज? सोचो सर, ये स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या करता है? ट्रैवल करता है। और सबसे खास बात क्या है? ये ट्रैवल जब करता है तो मीडियम के साथ कोई इंटरवीनिंग नहीं करता, है ना। यानी कि आप सोचो सन से लाइट आ रही है यहाँ तक, आप बीच में हाथ लगाएंगे तो क्या आपको गर्म लगेगा? नहीं। लेकिन सोचो ये गर्म हो रहा है, यहाँ से हीट आ रही है, बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब क्या है? वैक्यूम में भी होकर ट्रैवल कर सकती है। यस, यानी कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों तीनों मोड समझ में आए होंगे। पहला मोड है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा क्या है? रेडिएशन। आइए एक छोटे से सवाल से समझते हैं, थोड़ा और कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जरा देखें क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ये एक हाई टेम्परेचर पर, कोई फर्नेस में कह सकता हूं, यह है प्यारे बच्चों लो टेम्परेचर, रॉड से कनेक्ट कर दिया है। इसमें यहां पर एयर है और रॉड है। ओके, यहां पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां कोई रॉड नहीं है, बस केवल एयर है और T1 है और T2 है। तीसरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इस वाले डायग्राम में, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ एक मेटल की रॉड है, ये T1 है और ये क्या है प्यारे बच्चों? T2। तो मुझसे पूछ रहा है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1 का मतलब कंडक्शन, सेकंड का मतलब कन्वेक्शन, थर्ड का मतलब रेडिएशन। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जरा बताओ पहले में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। क्या मेटल की रॉड है? यस सर। जब मेटल की रॉड है तो क्या कंडक्शन होगा? यस सर। यानी कि सर कंडक्शन के थ्रू हीट जाएगी। बेटे एयर है,
है। क्या है? एयर। एयर मतलब मेटेरियल मीडियम है, मीडियम है तो इसका मतलब क्या? कन्वेक्शन होगा। यस सर। और वैक्यूम हो या ना हो, मीडियम हो या ना हो, तो चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका मतलब यस तीसरा मेथड भी होगा। यानी कि यहां पर जो हीट ट्रांसफर होगा वो तीनों मेथड से होगा प्यारे बच्चों। यहां कंडक्शन भी होगा, यहां कन्वेक्शन भी होगा, और यहां क्या होगा? तीसरा रेडिएशन भी होगा। आइए यहां पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां केवल एयर है, कोई रॉड नहीं है। रॉड नहीं है तो इसका मतलब कंडक्शन नहीं होगा। फर्स्ट मतलब कंडक्शन नहीं होगा प्यारे बच्चों। एयर है मतलब मीडियम है, फ्लूइड है, तो मैं कह सकता हूं कि क्या यहां पर कन्वेक्शन होगा? यस सर। क्या यहां पर रेडिएशन होगा? यस सर, हियर देयर इज अ रेडिएशन। अब प्यारे बच्चों तीसरा केस देखते हैं। यह वैक्यूम है, मेटल की रॉड है। आपका आंसर आ गया होगा, मेटल की रॉड मतलब कंडक्शन होगा, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, यानी कि इसका मतलब कन्वेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या वैक्यूम है तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हो ही सकती हैं। यस सर। इसका मतलब तीसरी चीज यानी कि देयर इज रेडिएशन। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि कहाँ कंडक्शन होता है, कहाँ कन्वेक्शन होगा, और कहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों? रेडिएशन होगा। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? कंडक्शन से, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। कंडक्शन, कंडक्शन में स्टडी स्टेट, वेरिएबल स्टेट मैं आपको बता दूं, फिर हीट ट्रांसफर में थर्मल रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से इसका कंपैरिजन, सर्किट के कुछ सवाल है ना, और बहुत सारी चीज़ें, के इक्विवेलेंट निकालना, सीरीज में, पैरेलल में, जंक्शन लॉ लगाना, बहुत सारी चीज़ें हम फटाफट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों कंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं कंडक्शन। बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं, और हर छोटी छोटी डेफिनेशन से कहीं ना कहीं बड़े प्यारे प्यारे से सवाल बनते हैं। आइए ज़्यादा जल्दी ना करें, भावुक ना हो, है ना, ध्यान से सुने क्या हो रहा है। एक डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्शन में ये एक रॉड आपको दिखाई दे रही है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो T1 और T2 है दोनों को जोड़ने पर T1 से T2 तो हीट फ्लो कर रही है, लेकिन करते करते एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? सेम। बिल्कुल नहीं। क्यों? ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है प्यारे बच्चों कि जैसे इसको हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के साथ रखा जाए, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की प्यारे बच्चों आइस रखी जाए। यानी कि वी ट्राई टू मेंटेन दीज एंड्स एट कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर्स। ओके, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये एंड हमेशा फिक्स टेम्परेचर पर रहें। यानी कि अगर सोचो इधर से हीट निकल के डाउन होना चालू हो तो इसको गर्म कर दो, लेकिन ये 100 पर ही मेंटेन रहना चाहिए, ये 0 डिग्री पर ही मेंटेन रहना चाहिए। चलो प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेग्ड स्टेट का मतलब है साइड से रॉड कवर है भाई, कॉटन से, वुड से पेंट करके जैसे आपका मन करे ऐसे कवर करें। तो प्यारे बच्चों हीट यहाँ से Q1 आई Q2 गई पर सेकेंड, है ना। Q1 हीट पर सेकेंड आने वाली, Q2 हीट पर सेकेंड जाने वाली, ये आपको पता है, ये कंडक्शन की बात है। लेकिन इस कंडक्शन में प्यारे बच्चों दो स्टेट्स आते हैं, देयर इज अ वेरिएबल स्टेट एंड देयर इज अ स्टडी स्टेट। बिल्कुल जैसे कैपेसिटर के अंदर, दुनिया की हर चीज़ के अंदर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ और होता है, उसके बाद फाइनली एक स्टेट आती है, फिर कुछ और कहानी बन जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी स्टेट? वेरिएबल स्टेट। तो प्यारे बच्चों वेरिएबल स्टेट मतलब शुरुआत, यानी कि जब t बराबर 0 पर आपने इस वाले एंड को गर्म करना शुरू किया तो उस समय क्या होता है प्यारे बच्चों? इस वाले ऑब्वियस है जो पार्ट यहाँ होगा इसके पास इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो इसके पास होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चों? इनिशियली जो रॉड का हर पार्ट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो खुद क्या करता है? अपने टेम्परेचर को रेज करता है। इसलिए हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग तो होगा, अलग अलग तो है ही, होना ही होगा। अगर अलग अलग नहीं होगा तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी? इसका मतलब रॉड के हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग, इस वाले का कम, इस वाले का ज़्यादा, लेकिन ये शुरू में वेरिएबल होगा। यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, यानी कि ईच पार्ट हैज डिफरेंट बट वेरिएबल टेम्परेचर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो डिफरेंट पार्ट इज मेंटेन्ड एट डिफरेंट बट वेरिएबल टेम्परेचर। ये किसकी खास बात है? ये वेरिएबल स्टेट की खास बात है। इसका मतलब टेम्परेचर तो अलग अलग ही होगा लेकिन वेरी कर रहा होगा। और प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में अगर एंटर करने वाली हीट Q1 है और एग्जिट करने वाली Q2 है
तो Q1 Q2 के बराबर नहीं होगी। सम पार्ट ऑफ द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द रॉड, कुछ पार्ट ये क्या करेगी, रॉड एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसे आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, QA कहेंगे। सो आई कंक्लूडेड दैट Q1 इज नॉट इक्वल्स टू Q2। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब जितनी हीट पर सेकंड एंटर कर रही है उतनी हीट पर सेकंड बाहर नहीं निकल रही है। आप ऐसे समझे प्यारे बच्चों, मान लो ये एक रॉड है, अगर 100 जूल पर सेकंड आ रही है, कितने जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड आ रही है, तो जो बाहर निकलने वाली होगी वो कितनी होगी सर, वो 80 जूल पर सेकंड होगी। तो कितनी एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब 20 जूल पर सेकंड एब्जॉर्ब हो रही है। और जो हीट एब्जॉर्ब होगी ऑब्वियस यार वो हर पार्ट का टेम्परेचर बढ़ाएगी ms डेल्टा टी से। आशा करता हूँ समझ में आया। फिर प्यारे बच्चों दूसरी स्टेट कहलाती है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब अब थोड़ी देर बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद, यानी कि अब सेटअप सब सेट हो गया है, इन थर्मामीटर्स की रीडिंग कांस्टेंट हो गई है अब, यानी कि हर पार्ट का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, इसका कम इसका ज़्यादा, लेकिन अब ये कांस्टेंट है, अब ये चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि रॉड के हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग बट कांस्टेंट, डिफरेंट पार्ट इज मेंटेन्ड एट डिफरेंट बट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट में हीट एंटर इज इक्वल्स टू हीट एग्जिट, और कोई भी हीट अब एब्जॉर्ब नहीं होती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अच्छा हुआ क्या होगा, ऑब्वियस है मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले इन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी क्या की होगी बेटे, एक एनर्जी ली होगी, एनर्जी लेकर के अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई होगी, बढ़ते 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 एक लिमिट से ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाएगा, तो बस अब इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा इनका एम्पलीट्यूड कम, तो पूरी रॉड के अंदर अब एक वाइब्रेशन के कारण एक हीट करंट क्या हो गई है, सेटअप हो गई है। तो इसी हीट करंट को हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है कंडक्शन के अंदर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कंडक्शन में दो स्टेट, एक वेरिएबल स्टेट एक स्टडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में हीट एंटर हीट एग्जिट के बराबर नहीं होती, सम पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग बट कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। जबकि स्टडी स्टेट के अंदर हीट एंटर हीट एग्जिट के बराबर होती है, हर पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग बट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हमें प्यारे बच्चों स्टडी स्टेट ही पढ़ना होगा। इनिशियली हम जो भी केस पढ़ेंगे पहले वो स्टडी स्टेट के ही केस पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए थोड़ा सा क्या है प्यारे बच्चों आसान है। तो आइए फटाफट से चलते हैं, स्टडी स्टेट को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ बेटे, ये आप देख रहे हैं एक बेसिकली क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है ना, जिसकी लेंथ कितनी है L, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला है A। यहाँ से हीट एंटर कर रही है, यहाँ से हीट क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। और अपन बात कर रहे हैं कौन से स्टेट की, स्टडी स्टेट की। T1 बढ़ाए किससे प्यारे बच्चों, T2 से। तो हीट ऐसे फ्लो करेगा, ये हीट के फ्लो की डायरेक्शन है, हमेशा ध्यान रखें। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और ये हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, ये T1 है। तो बेटे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि पर यूनिट टाइम में इससे कितनी हीट निकल जा रही है, यानी कि यहाँ से चल के यहाँ पहुँचने में कितनी हीट पर सेकंड आ रही है ना, इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बोलते हैं प्यारे बच्चों। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज KA T1 माइनस T2 बाई L। A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज़ द लेंथ, T1 माइनस T2 इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस। और प्यारे बच्चों जो K कहलाता है, दिस K इज़ बेसिकली दिस इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, जो किस पे डिपेंड करता है, मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, इसका एरिया से, लेंथ से और T1 माइनस T2 से, हीट फ्लो से कोई लेना देना नहीं होता। ये केवल मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। Ag के लिए यानी कि अर्जेंटम यानी कि सिल्वर के लिए सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर, फिर ऑरस और फिर एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चों याद करने का तरीका है, आज कॉन और आयला, यानी कि आज मतलब Au, कॉन मतलब कॉपर, और मतलब ऑरस, और आयला मतलब एल्यूमिनियम। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पे आते हैं प्यारे बच्चों, यूनिट ऑफ K। K की यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन होती है, और K की डायमेंशन होती है MLT माइनस 3K माइनस 1।
फिर प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे जो चर्चा करने वाली है, जो एरिया होता है ए इस वाले फॉर्मूले के अंदर, ये एरिया हमेशा वो एरिया होता है जो परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो होता है। जैसा आप देखिए इधर से हीट फ्लो कर रहा है, अगर हीट इधर से फ्लो कर रहा है तो ये वाला एरिया यूज़ करेंगे। सपोज़ यहाँ से यहाँ हीट फ्लो कर रहा होता तो बेटे ये वाला एरिया यूज़ करते। तो एरिया इज़ व्हाट, एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द हीट फ्लो एंड द व्हाट इज़ द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी कि जो लेंथ होती है वो हीट फ्लो की डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे हमें थोड़ा सा और बढ़िया फील आएगी, लिखना आएगा इसको। और के तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किसी आइसोट्रॉपिक मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी समान होती हैं, उसके लिए के की वैल्यू क्या रहती है प्यारे बच्चों, सेम। तो उसके लिए हम अब अलग अलग डायरेक्शन में इस वाले फॉर्मूले को एक बार लिखना सीखने वाले हैं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, ध्यान से देखें, बहुत मजा आने वाला है। ये T1 है, ये T2। कुछ लोगों को तो हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट भी फंडे क्लियर हो जाए, है ना। बिल्कुल सेम चीज़ें चलने वाली हैं। ये T1 है, ये T2 है। बेटे T1 बड़ा है किससे, T2 से, तो इधर से इधर हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब जरा देखो, हाँ जी, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है, तो लेंथ कितनी हो गई सर, लेंथ हो गई A। और एरिया कौन सा होगा सर, ये वाला एरिया होगा। तो सर एरिया कितना होगा सर, एरिया हो जाएगा BC और लेंथ कितना हो जाएगा बेटे A। तो जो डेल्टा Q बाई डेल्टा T है दैट इज़ इक्वल्स टू K, A की जगह KBC बाई A T1 माइनस T2। आओ प्यारे बच्चों यहाँ देखें फटाफट से, इस बार टेम्परेचर ये वाला T1 है, ये T2 है, हीट इधर से इधर फ्लो कर रही होगी। तो स्टडी स्टेट में क्या करेंगे, स्टडी स्टेट में जब यहाँ से यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ लेंथ क्या लेंगे सर, लेंथ लेंगे B। और एरिया कौन सा लेंगे सर, ये वाला एरिया, मतलब कौन सा, AC। सो इन दिस सिचुएशन दैट एरिया इज AC एंड दैट लेंथ इज इक्वल्स टू B, सो दैट डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू KAC बाई B T1 माइनस T2। क्लियर है? आओ बेटे इसकी बात करें। सर इस वाली सिचुएशन में इस बार ऐसे ऐसे हीट फ्लो कर रही है, T1 है, ये वाला उधर वाला क्या है T2। तो क्या हीट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही होगी। इस सिचुएशन में बेटे लेंथ कौन सी लेंगे सर, लेंथ वुड बी, लेंथ इन दिस सिचुएशन वुड बी C। ओके, और एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका एरिया हो जाएगा AB। तो इन दिस सिचुएशन दैट एरिया इज AB and the length is basically C। क्लियर है? So that delta Q by delta T is equals to, हाँ बेटे, KAB by C T1 माइनस T2। क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे केसेस देख सकता हूँ। फिर मैं एक बार बता दूँ, जो लेंथ होती है हीट फ्लो के अलोंग होती है और एरिया हमेशा हीट फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हाँ बेटे क्वेश्चन देखें फटाफट से। एक रॉड है, इसका टेम्परेचर T1 है, इस एंड का T2 है, ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से x पर टोटल लेंथ कितनी है L। तो आपसे पूछ रहे हैं स्टडी स्टेट में P पॉइंट का टेम्परेचर क्या करो प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करो। स्टडी स्टेट में सब बच्चे जानते हैं जितनी हीट पर सेकंड एंटर कर रही होगी, क्या उतनी ही हीट पर सेकंड बाहर निकल रही होगी। तो सबसे पहले बेटे एक काम करते हैं, इसके लिए लिखना चाहता हूँ तो इस रॉड के लिए लिखूँगा सर KA T1 माइनस T2 बाई L। ओके, दैट इज़ व्हाट सर, दैट इज़ सिंपली Q बाई T। अब एक काम करते हैं बेटे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यहाँ T1 है, ये TP है, ये TP है, ये T2 है। हीट स्टडी स्टेट में इतनी ही फ्लो कर रही होगी। इसकी लेंथ कितनी है x, इसकी लेंथ कितनी है L माइनस एक्स। ओके, वर्ड क्या है स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट होगा तो सर इसका मतलब जो Q बाई T होगा इसमें और इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम। अब इसके अंदर जो Q बाई T होगा वो कितना होगा सर, इसके अंदर जो Q बाई T होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर दैट Q बाई T इज़ इक्वल्स टू T1 माइनस TP बाई एक्स। ओके, इंटू K इंटू A। क्लियर है? और इसमें जो Q बाई T होगा वो क्या होगा, दैट Q बाई T इज इक्वल्स टू TP माइनस T2 इंटू KA अपॉन L माइनस एक्स। क्लियर है? और ये तीनों को आप आपस में बराबर कर सकते हो, इसको इसको इसको। तो मेरे पास आ गया KA T1 माइनस T2 बाई L इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 बाई एक्स is equals to T1 minus TP, okay, is equals to KA, हाँ जी, TP minus T2 by
L माइनस एक्स। क्लियर है प्यारे बच्चों? इन दोनों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो तो यहाँ से टी पी निकाल लूँगा। के क्या हो गए, छम्मा छम्मा हो गए। तो क्या T1 माइनस T2 बाई एल इज इक्वल्स टू T1 माइनस टी पी बाई एक्स आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से दैट टी पी इज़ इक्वल्स टू हाँ बेटे T1 माइनस एक्स बाई एल T1 माइनस T2 आ जाएगा। क्लियर है? और ये किसकी लाइन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसे? y इज़ इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स। तो बेटे ये एक स्ट्रेट लाइन होगी कुछ इस तरह से। x बराबर 0 पर टेम्परेचर कितना है इसका? T1 है। और x बराबर L पर इसका टेम्परेचर कितना है बेटे? T2 है। जब आप इसमें x को क्या रखेंगे? 0। तो x को 0 रखोगे तो T1 आ जाएगा। और ये इसका ग्राफ होगा। इट वुड बी ए वॉट सर? इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। इस पॉइंट पे पर टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ सवाल। तो बेटे इस क्वेश्चन में स्टडी स्टेट है। ओके, एल लेंथ कितनी है? 4 मीटर। पी पॉइंट पर क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। हाँ जी, 100 माइनस टी पी इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी बेटे? सर लेंथ x यानी कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू हाँ बेटे 100 माइनस 0 इंटू के इंटू ए बाई 4। कैसे लिख सकता हूँ? और क्या, देखो के छम्मा छम्मा हो गए। तो क्या 100 माइनस टी पी इज़ इक्वल्स टू हाँ बेटे कितना आ गया? सो दिस इज़ 25। सो दैट टी पी इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस 25 यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के लिए के भी दिया होगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में इसका जो के है सपोज दैट इज़ 1 वॉट पर मीटर केल्विन। इसलिए टेंशन मत लेना, केल्विन है, पहले बता चुका हूँ। केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस हो एक ही बात है, क्योंकि ये डेल्टा टी है। क्या है बेटे? और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या होते हैं? हमेशा सेम होता है, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ रहा है क्या कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो दैट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज़ इक्वल्स टू हाँ बेटे के ए T1 माइनस T2 बाई एल से। क्या आपको के पता है? यस सर। एरिया पता है कितना? 1 या T1 माइनस T2 सर 100 माइनस 0 क्या डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटे? 4। सो इट कम्स आउट टू बी हाँ जी दिस इज़ 25 वॉट आ जाएगा, है ना? क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में आप लिख रहे हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। इस पूरे के पूरे में के क्या था प्यारे बच्चों? सेम। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंट के की रॉड्स को जोड़ेंगे और फिर उसके साथ साथ डिफरेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट सिस्टम, है ना? कंपोजिट सिस्टम जिसमें 2 अलग अलग मटेरियल होंगे, है ना? बहुत सारी चीज़ें हम लोग करंट वाली पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जरा बताओ, अगर इस कंटेनर में H1 हाइट तक वाटर इसमें H2 तक हो तो क्या वाटर विल फ्लो? यस सर। कब तक? जब तक कि दोनों के लेवल बराबर नहीं हो जाते। इन द सिमिलर मैनर प्यारे बच्चों अगर एक बॉडी हाई पोटेंशियल पर है एक लो पर है तो इसके कारण क्या फ्लो करता है? चार्ज। क्या फ्लो करता है? चार्ज। और चार्ज का जी क्या ये जो चार्ज है बेटे, चार्ज के रेट को क्या कहते हैं? करंट। और ये क्यों फ्लो करता है? ये फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ सब बच्चे जानते हैं, बराबर V बाई आर। तो I इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 बाई आर। आर ई यूज़ करें इलेक्ट्रिकल के लिए, इसे शायद आप लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। अब सोचो बेटे सिमिलरली हीट में चलते हैं। ये T1 है, ये T2 है। T1 बड़ा है किससे? T2 से। तो क्या हीट फ्लो कर रही है? यस सर। इस कंडक्टर के थ्रू जिसकी लेंथ कितनी है? L। एरिया कितना है प्यारे बच्चों? A। तो जो हीट फ्लो है इसको हीट करंट कहेंगे IH। दैट IH इज सिमिलरली हाँ जी T1 माइनस T2 बाई RH। क्यों? क्योंकि सर जो काम यहाँ पोटेंशियल करता है वो यहाँ क्या कर रहा है? टेम्परेचर। तो जरा सोचो, अगर जो काम यहाँ पोटेंशियल कर रहा है वो यहाँ क्या करेगा? टेम्परेचर। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट करेगी वो यहाँ पे क्या करेगी बेटे? थर्मल करंट कर जाएगी। बात खत्म हो गई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको याद होगा रो L बाई ए। क्या होता है? रो L बाई ए। अच्छा, और जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है दैट इज L बाई के। के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया। देखो कैसा आता है 2 मिनट के अंदर।
जब मैंने यहाँ पे IH को लिखा T1 माइनस T2 बाई RH, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो क्या है, ये वाली टर्म थर्मल रेजिस्टेंस कहलाती है, इसी को आप ओम्स लॉ कह सकते हैं। तो सीधा सीधा से फार्मूलों में जहाँ पोटेंशियल आ रहा है उसको टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों dQ बाई dt मैं जानता हूँ K T1 माइनस T2 बाई L, अभी तो पढ़ा, जब दोनों को कंपेयर कर दिया तो कंपेयर करने पर जो R थर्मल है वो L बाई KA आ जाएगा। बस क्या फ़र्क है दोनों में, सर इलेक्ट्रिकल में होता है यहाँ रो, थर्मल में होता है 1 बाई K। तो आप समझ जाइए कि जो रो है बेसिकली वो 1 बाई K के कॉरस्पॉन्डिंग है। वैसे भी ये रजिस्टिविटी होती है, ये कंडक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर है? तो बस इतना सा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यानी कि अब आर थर्मल निकालने के लिए L पता हो, K पता हो, A पता हो, अपना काम चल जाएगा। तो जो काम यहाँ पोटेंशियल का है, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। वो किसका है, यहाँ टेम्परेचर का है। जो काम यहाँ dQ बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बाकी सारी कहानी जो कि तू, एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो लेंथ होगी वो हमेशा होगी हीट के फ्लो के अलोंग, और एरिया हमेशा हीट के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे भी हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। बेटे क्या है, डिफरेंट शेप के कंडक्टर्स हैं, डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर के थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आइए जरा प्यारे बच्चों ध्यान से समझते हैं। जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L। तो देखो T1 इस पूरे फेस का टेम्परेचर T1 है, इस पूरे फेस का टेम्परेचर कितना है T2। जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, दैट थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L बाई KA। L जो लेंथ जिसके अलॉन्ग हीट फ्लो कर रही है, और एरिया वो जो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया L अपॉन K पाई R का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ ये एम्प्टी है, यहाँ मसाला ही नहीं है, खाली है। जब यहाँ खाली है तो ये वाला एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन केवल ये वाला होगा। इस पर T1 है, इस पर कितना है T2 है, लेंथ कितनी है बेटे इसकी L। तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी L अपॉन K इंटू पाई, हाँ बेटे, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अपने को आना चाहिए। फिर थोड़ा सा डिफरेंट केस है ये वाला। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये T1 है और बाहर T2 है, तो बेटे इस बार जो फ्लो होगा वो हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? डेरिवेशन करने का तो समय नहीं है क्रैश कोर्स, लेकिन अगर आप इसका रिजल्ट लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस आता है प्यारे बच्चों, दैट R थर्मल कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 2 पाई KL ln R2 अपॉन R1। क्लियर है भाई? सीधे सीधे रिजल्ट अप्लाई करना है। ln R2 बटे R1 2 पाई KL हेयर, दिस लेंथ इज L, इनर रेडियस इज R1 एंड दैट इज R2। तो जो ये आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई KL ln R2 बाई R1। अब इसका लिखो बेटे, और बेटे इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा दैट R थर्मल इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, 1 अपॉन 4 पाई K, हाँ जी, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर है भाई? तो ये बेटे इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका सिंपल केस का रिजल्ट है, और ये इसका रिजल्ट है। अब सोचो आपको ये चारों के चारों केस अच्छे से अगर याद होंगे तो कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सोचो क्या ये मसाला है, अच्छा हीट ट्रांसफ़र समझ रहे हैं, T1 से T2 कैसे फ्लो करेगा। सर रेडियल डायरेक्शन में हीट क्या करेगा प्यारे बच्चों, फ्लो करेगा। तो रेडियल डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा। अब ठीक है, एरिया वेरी करता है, एक जाके छोटा सा x पे जाके dx लिमिट ले करके इंटीग्रेट करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे रिजल्ट चेपो, मज़ा आ जाएगा। आपको R1 R2 बताओ तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से R थर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोनों क्वेश्चन प्यारे बच्चों सेम हैं। अब मुझसे पूछ रहा है R1 R2 का रेशो, तो R1 R2 के रेशो में पहले फार्मूला जो R1 का लगेगा क्या, वो 1 पाई 2 पाई KL ln R2 बटे R1। क्लियर है?
और यहाँ से प्यारे बच्चों R1 1/2 पाई, के की वैल्यू कितनी है 1, लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, ओके। और यह आ जाएगा बेटे ln, हाँ जी R2 कितना आ गया सर 5/2, ओके क्लियर है। तो इट कम्स आउट टू बी 1/2 पाई ln 5/2, यह आ गया बेटे रेजिस्टेंस R1। अब R2 के बारे में क्या विचार है सर, मुझे याद है, ये बताओ सर। R2 के लिए इस बार लिखेंगे सर L अपॉन लेंथ यही लेंगे बेटे, लेकिन इस बार एरिया आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू के, क्लियर है। अब मुझे के कितना दे रखा है 1, लेंथ फिर कितनी है, ये भी 1, ये भी 1, हाँ बेटे ये आ जाएगा यहाँ से पाई R2 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर से बेटे R2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, R1 R2 का रेशो कैलकुलेट कर सकता हूँ। आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अंदर का टेम्परेचर है तो ये वाला फार्मूला लगाना है, और ये वाले फेसिस के टेम्परेचर दिए हैं तो बेटे ये वाला फार्मूला लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो बेटे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ओके। ये क्वेश्चन एक बाल्टी टाइप सवाल इसको कह सकते हैं आप लोग। इसमें ये R1 होता है और ये क्या है R2, तो इसका एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा होता है। अब फिर वही बात, इसका डेरिवेशन करेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। याद रखो, बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ याद करने का। रेजिस्टेंस क्या होता है सर L अपॉन, हाँ बेटे L अपॉन KA होता है। यहाँ पर एरिया एक्चुअल में पाई AB लिखेंगे, AB मतलब R1 R2 लिख लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों वो होता है L/K पाई R1 R2। तो देखो कितना आसान है। वैसे तो याद रखने का तरीका पाई R स्क्वायर होता, तो R स्क्वायर की जगह क्या कर दो R1 और R2 लिख लो, तो ये मेरे पास इसका थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन करने की, सीधे सीधे रिजल्ट याद रखो। मान लो मुझसे कोई कह दे कि भाई इसका जो मसाला है वो है के 1 वाट पर, हाँ जी, मीटर केल्विन। ये वाली रेडियस बेटे 1 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस 2 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ कितनी 1 मीटर। तो ज़रा बताओ इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा सर। इट्स थर्मल रेजिस्टेंस वुड बी लेंथ L यानी कि 1, के भी कितना बेटे, के की वैल्यू भी आ गई 1, पाई मतलब 3.14, और R1 कितना है सर 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंटू 10 टू द पावर -2, और दूसरा आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे तो इतना रेजिस्टेंस, इतने यूनिट रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कंपोजिट सिस्टम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। कंपोजिट सिस्टम का मतलब ये है जिसके अंदर दो डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट होंगे, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, या उनके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। किसी की लेंथ अलग है, किसी का एरिया अलग है, और उनको आपस में कनेक्ट करके प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे अब फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिफरेंट बॉडीज़ का। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रिकॉर्डिंग लेट होने का कारण भी एक्चुअल में यही रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही कैमरे के अंदर, ठीक है। चलिए है, चलता रहता है, माफी चाहूंगा। तो बेटे तीन आपने देखा, 3 स्लैब्स यहाँ पे जुड़ी हुई है, 3K 2K और K की, L 100 T1 और T2, और इस तरह से कुछ आप देख रहे हैं सिस्टम को। तो आपसे कह रहा है स्टडी स्टेट है, स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों के क्या है, सेम, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो स्टेडी स्टेट की क्या खास बात होती है, dQ/dt तीनों के अंदर क्या होगा, सेम होगा। तो जब dQ/dt को इसके लिए लिखूंगा, इस वाले पार्ट के लिए, तो इस वाले पार्ट का आप देख रहे हैं इधर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री, इधर कितना है T1, है ना। लेकिन पेशेंस नहीं खोएंगे भाई प्लीज। हाँ बेटे, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी सर, इसकी इक्वेशन हो गई 3Ka 100 - T1/L, प्लीज। फिर यहाँ चलते हैं, इस पे लिखूंगा T1 - T2 2Ka/L, सेकेंड पार्ट के लिए। थर्ड के लिए लिख लूंगा T2 - 0/K/L। सॉल्व करूंगा तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, स्टडी स्टेट है, चाहे के अलग अलग हो चाहे के सेम हो, अगर dQ/dt सेम है तो डिफरेंट के साथ भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस बार ये दो रोड सीरीज में कनेक्टेड है। ये दो रोड कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल करंट की तरह। जरा बताओ फटाफट से, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सर, ये R1 होता है और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, R2 होता है। और इसका जो R इक्विवेलेंट होता है क्या वो R1 + R2 के बराबर हो जाता है। तो एक काम करो, इन दोनों को क्या बना लो,
एक बन जाएगी तो ये इसका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। अच्छा बेटे इसका कितना है K1, इसका कितना है K2। अब यहाँ पे हम इसका K इफेक्टिव निकालेंगे। अच्छा जब भी कभी K इफेक्टिव निकालना होता है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि दोनों रॉड्स को एक सिंगल कॉम्बिनेशन यानी कि एक सिंगल रॉड यानी कि सिंगल K से रिप्लेस कर दो और सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट निकाल दो। अब इसकी लेंथ L1, इसकी L2, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ आ गई L1 प्लस L2। अच्छा कमाल की बात है, इसकी लेंथ L1 थी, इसकी कितनी थी बेटे L2 थी, और एरिया तो क्या होगा A ही होगा, इसका एरिया A होगा, इसका एरिया भी क्या होगा A होगा। तो R इक्वलेंट इज R1 प्लस R2। अब एक काम करो बेटे फटाफट से यहाँ से, हाँ जी R1 को लिख सकता हूँ सर, R1 को लिख सकता हूँ L1 अपॉन K1A और L2 अपॉन K2। ये किसको लिखा मैंने, R1 R2 को लिखा। अब इस R इक्वलेंट को लिखना चाहता हूँ सर, R इक्वलेंट को लिखूंगा, टोटल लेंथ होगी L1 प्लस L2 दैट इज और बेटे K इक्वलेंट इनटू A, तो ये आ गया L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2। ए छम्मा छम्मा हो गए। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके प्यारे बच्चों जो मेरे पास K इक्विवेलेंट आएगा दैट K इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। क्लियर है, ये मेरे पास आ जाएगा K इक्विवेलेंट किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। बाकी तो सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हम लोग पहले करते चले आ रहे थे। हाँ बेटा अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहता है, सेम। सर इसको भी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, यस इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग लाइक दैट। ये R1 है, ये R2 है, क्या बेटे दोनों के लिए एक R इक्विवेलेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसकी लेंथ भी L और इसकी भी L, तो यहाँ से जो मेरे पास R1 होगा क्या, दिस वुड बी L बाई K1 A1, क्योंकि इसका एरिया कितना है A1, इसका A2। इसी तरह से R2 को क्या लिख सकता हूँ, R2 को लिख सकता हूँ L बाई K2 A2। अब बेटे दोनों को एक बनाना है, तो दोनों को एक बनाएंगे तो इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा A1 प्लस A2, है ना। सोचो दोनों को जब जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A1 प्लस A2 हो गया, लेंथ कितनी रही L ही रही, और K इफेक्टिव माना K हो गया। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट होगा दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L अपॉन यस K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2। और बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या होता है सर, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बेटे यहाँ से इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो दैट K इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2 आ जाएगा। क्या क्लियर है बेटे। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके अंदर करंट I1 जाएगी, इसके अंदर करंट I2 जाएगी। वो तो बाकी तो ठीक है, आप लोगों को सर्किट वाले क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आते हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। सिग्मा KI अपॉन सिग्मा AI, क्लियर है। और इसको भी प्यारे बच्चों जनरलाइज कर सकते हैं दैट K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सिग्मा LI अपॉन सिग्मा LI अपॉन KI, क्लियर है। तो ऐसे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए K इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हाँ बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रॉड से क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट। आओ फटाफट से K इक्विवेलेंट निकालते हैं सर। K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू बेटे L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन, हाँ जी L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। तो यहाँ से जो K इक्विवेलेंट आ जाएगा, हाँ बेटे सर L प्लस 2L प्लस 2L, ओके L अपॉन ये आ जाएगा K, हाँ बेटे L अपॉन 2K, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2L अपॉन 2K, और ये है कितना, सॉरी है K बाई 2, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, K इक्विवेलेंट आ जाएगा। और जब मुझसे पूछ रहे R इक्विवेलेंट तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करो, टोटल लेंथ कितनी हो गई
सर टोटल लेंथ हो गई L प्लस 12 अपॉन K इफेक्टिव इंटू A। तो यहाँ से मेरे पास R इक्वलेंट भी आ जाएगा। क्लियर है? तो कुछ भी कर सकते हैं, K इक्वलेंट डायरेक्ट निकाल के R इक्वलेंट निकाल लो, या R इक्वलेंट से क्या निकाल लो, K इक्वलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटे, बढ़ते हैं आगे। बेटे एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, जिसकी इनर रेडियस R है, बाहर वाले 2R है, इधर टेम्परेचर इस इंटरफेस का T1 है, इसका क्या है T2, और अंदर वाले मेटल का K1 है और बाहर वाले मेटल का K2 है। तो आपसे कह रहा है K इक्वलेंट इसका क्या करो, कैलकुलेट करो। तो देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि एक्चुअल में दो सिलेंडर हैं जो ऐसे कनेक्टेड है, तो उसको ऐसे बनाओ। सबसे पहले पैकेट में सी लाइन है ना, एक तो बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे, ऐसे बोले तो कुछ ऐसे, है ना बेटे। ये है होलो जिसकी इनर रेडियस R और एक्सटर्नल रेडियस 2R, और इसकी R, इसका मसाला K1 और इसका मसाला K2, ये T1 ये T2 ये T1 ये T2। तो बेटा ऐसे सोचो तो दोनों के टेम्परेचर सेम है, तो एक्चुअल में ये दो रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बस सवाल खत्म। यानी कि सर इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस कितना बेटे R2। अब R1 बता दो फटाफट से। सर R1 होगा L अपॉन K, K बोले तो K1 और सर पाई R का स्क्वायर, है ना बेटे। एंड व्हाट इज R2? सर R2 इज इक्वल्स टू L अपॉन K2 पाई बेटे R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन याद है तुम पहले किया था, है ना, इस जिससे जस्ट पहले रिजल्ट लिखा था। तो पाई 2R का स्क्वायर माइनस पाई R का स्क्वायर। क्लियर है? तो यानी कि इट कम्स आउट टू बी L बाई K2, हाँ जी, L बाई K2 3 पाई R का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से R1 आ गया बेटे, R2 आ गया। क्या मैं जानता हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 की वैल्यू रख दो भैया उठा करके। सर L बाई K1, हाँ बेटे, पाई R स्क्वायर प्लस L बाई K2 3 पाई R का स्क्वायर। अब एक काम करो, इन दोनों सिलेंडर को एक बना दो, है ना। इन दोनों सिलेंडर को इसका जब इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या इसके इक्विवेलेंट में ये आ जाएगा, जिसका K इक्विवेलेंट किया रहा और जिसकी रेडियस कितनी होगी 2R, लेंथ कितनी हो गई L। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा? सर इसका जो R इक्विवेलेंट होगा, दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, दैट R इक्विवेलेंट इज L अपॉन K इक्विवेलेंट पाई 2R का होल स्क्वायर। बस मजा आ गया, उठा के यहाँ रख दो बेटे। तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट पाई इंटू 4R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, K1 पाई R स्क्वायर प्लस L बाई K2 3 पाई R का स्क्वायर। ये भी L है और ये भी कितना है बेटे, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, हाँ जी। सर ये आ जाएगा, ऊपर चला गया बेटे, K इक्विवेलेंट इंटू पाई इंटू 4R स्क्वायर बाई L, हाँ जी। K1 ये सब ये हो गया उल्टा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया बेटे K1, हाँ जी, K1 R1 ये रहा K1 पाई R स्क्वायर बाई L, हाँ बेटे आगे K2 ये आगे मेरे पास सर 3 पाई R स्क्वायर बाई L। देखो बेटे छम्मा हो गए, पाई R स्क्वायर बढ़ गए, तो यहाँ से जो K इक्विवेलेंट होगा दैट इज 1/4 K1 प्लस 3 K2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ से जो K इक्विवेलेंट आएगा दिस कम्स आउट टू बी 1/4 K1 plus 3 K2। दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है बेटे? तो थोड़ा पहचानना सीखे, इस तरह के सिलेंडर अगर आपस में ऐसे कनेक्टेड हो तो एक तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। K1 K2 K इफेक्टिव निकालना है तो पहले क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाओ और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा करके K इक्विवेलेंट निकाल दो। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे बेटे। जंक्शन लो, इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3, जंक्शन का टेम्परेचर Tm, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा मान लो ये T1 बड़ा है इससे Tm से, और T2 बड़ा है प्यारे बच्चों Tm से, और T3 छोटा है इससे Tm से। हीट करंट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करती है, तो इसका मतलब सर ये करंट I होगी I1, ये करंट होगी I2 और ये करंट कितनी होगी I3। तो जंक्शन लो क्या कहता है सर, ये कहता है कि आने वाला करंट
I1 प्लस I2 का सम किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। अब बेटे I1 लिखना चाहता हूँ, है ना। I1 मतलब सिंपल सर ओम्स लॉ V बाई आर की जगह सर T1 माइनस TM बाई R1, सो सिंपल। तो यहाँ से I1 कितना होगा सर, I1 हुआ T1 माइनस TM बाई R1, हाँ बेटे T2 माइनस TM बाई R2 ये वाला, और तीसरे वाला सर इज इक्वल्स टू TM माइनस T3 बाई R3। क्लियर है। अब ये तो ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको जनरलाइज करो बेटे, तो क्या जनरलाइज करेंगे तो सर ये आ जाएगा T1 माइनस TM बाई R1, T2 माइनस TM बाई R2 और प्लस T इधर चला गया भाई, ये उल्टा आ गया, तो क्या T3 माइनस TM बाई R3 बराबर 0। लो जी, अब बेसिकली इसको ऐसे समझना है कि सारे करंट का सम कितना करना है, 0। अब इसका अप्लाई करने का तरीका समझो। अब देखो आप देखो, अच्छा इसमें अगर मैं TM को इधर लिख लूं तो क्या TM माइनस T1 बाई R1 लिख सकता हूँ, TM माइनस T2 बाई R2 लिख सकता हूँ, प्लस TM माइनस T3 बाई R3 लिख सकता हूँ। और बेटे तीनों का सम किसके बराबर कर देना है, 0 के। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये दिमाग में लगाना है, ऐसे आई वैसे ही, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। मान लो मुझसे कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, TM। देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ लिखने का कि एक्चुअल में इसको लिखना कैसे है ना। अब ये देखो कितना आसान है, TM माइनस T1, TM माइनस T2, TM माइनस T3, और सबका सम किसके बराबर, 0 के। तो जरा बताओ कि TM निकाल सकता हूँ कि नहीं। आराम से आप क्या कर सकते हैं, जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटे इसको अप्लाई करने का तरीका समझे। मान लो मुझे इस तरह से ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये क्या है बच्चों, T4। और इसे मान लो T। अप्लाई करने का तरीका समझना है ना। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3 और इसका R4। हाँ बेटे, सबसे पहले TM को सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर मानते हैं। तो ये I1 हुआ, ये I2 हुआ, ये I3 हुआ, ये I4 हुआ। कभी गलत नहीं होगा सवाल, ध्यान रखना, खूब पूछा जाता है इसके ऊपर। अब देखो क्या TM माइनस T1 बाई R1, यस सर, प्लस TM माइनस T2 बाई R2, प्लस TM माइनस T3 बाई R3, प्लस TM माइनस T4 बाई R4 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों TM आ जाएगा। अब सोचो ये I1 की वैल्यू है भाई, ये करंट ही तो कौन सी करंट है, I1 करंट है ना। अगर आपने इसकी वैल्यू को सॉल्व किया और ये निगेटिव आ गई, क्या आ गई, निगेटिव। भाई अब यहाँ पे I1 क्या लिखोगे सर, मैं I1 को लिखूंगा TM माइनस T1 बाई R1। अब जरा सोचो, अगर I1 निगेटिव आ गया तो डायरेक्शन यू की जगह यू है, बात खत्म। यानी कि सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। पहले सबसे पहला काम TM निकाल लूंगा, TM के बाद करंट की डायरेक्शन जब पूछेगा तो करंट की डायरेक्शन निकालने का क्या जुगाड़ है, करंट की डायरेक्शन निकालने का तरीका ये सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये क्या प्यारे बच्चों I4। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली टर्म निगेटिव आ गई तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब वो ये छोटा ये बड़ा, ये बड़ा, तो उसका मतलब करंट यू की जगह इधर जा रही होगी, बात खत्म। क्लियर है। आइए करते हैं क्वेश्चन। हाँ बेटे TM की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो TM की वैल्यू कैलकुलेट, इसका रेजिस्टेंस 2R, इसका R, इसका 3R और इसका R। तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ सर, TM माइनस 100, हाँ बेटे, बाई वार प्लस TM माइनस 75, TM माइनस 75 बाई R प्लस TM माइनस, हाँ जी बेटे, 50 बाई 3R और प्लस TM माइनस 25 बाई R इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है प्यारे बच्चों। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, सीधे सीधे TM की वैल्यू आ जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। करते हैं बेटे अगला सवाल। हाँ बेटे, फाइंड TM एंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस है। इसको TM मानूं तो सर TM माइनस 0 बाई R, है ना भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर। आगे बोलो बेटे, प्लस TM माइनस 100 बाई 2R, और ये आ गया सर TM माइनस 50 बाई 2R इज इक्वल्स टू कितना बेटे, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो TM आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी 37.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे जो पहला करंट आएगा I1, जिसे आपने इसको I1 कहा, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी सर, 37.5 बाई R। क्लियर है। फिर प्यारे बच्चों मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है,
इसकी इसे I2 कहूँ, तो ये वाला जो करंट है Tm माइनस 100/2 वाला आपने इधर माना है। अब आपका तो निगेटिव आएगा, यस सर I2 आएगा सर Tm माइनस 100/2 और Tm कितना है 37.5 माइनस 100/2। जो भी आएगा सॉल्व करके आएगा तो निगेटिव ना, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन इधर की बजाय किधर है, इधर की तरफ। क्लियर है? तो ऐसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटे 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे, ये और आपसे क्या कह रहा है, टीएम निकालने के लिए बोल रहा है। इस वाली रेड रॉड की लेंथ तो L है, लेकिन इसका जो के इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो 3K। इस वाली की कितनी है 12 इसका K, और इसकी लेंथ कितनी है L, और ये है 2K। तो बेटे सिंपल सा सवाल हो गया, यस सर क्या ये बेटे 3 बार बन गई है। ओके, इसका टेम्परेचर क्या कहूँ T1, इसका बेटे T3, इसका T2 और इसका T1। हाँ जी क्वेश्चन बोलिए सर। Tm इसका रेजिस्टेंस क्या कहूँ बेटे R1, इसका R2 और इसका R3। तो क्या Tm माइनस T1 बाई R1, Tm माइनस T2 बाई R2 प्लस Tm माइनस T3 बाई R3 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटे R1 की वैल्यू लिख लो फटाफट से। सर यहाँ जो R1 होगा यानी कि ये दैट R1 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे 12/Ka हो जाएगा। R2 ये रहा R2 की वैल्यू कितनी जाएगी सर L/2Ka हो जाएगी, और जो R3 होगा क्या बेटे वो L/3Ka हो जाएगा। क्लियर है? R1 R2 R3 की वैल्यू रख देंगे तो सॉल्व करेंगे तो दैट Tm कम्स आउट टू बी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटे T1 प्लस 4T2 प्लस 6T3 अपॉन 11, दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से जंक्शन लॉ के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों कुछ टेक्निकल कारण के कारण आज थोड़ा सा व्यवधान रहा है ना, लेकिन अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, और उस लेक्चर में जो ये लेक्चर थोड़ा बहुत रह जाता है उसको हम लोग वहाँ पे जोड़ेंगे जिसमें रेडिएशन बाकी है। और अगले टर्न में हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज के बारे में, और साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी ऑफ साइकिल, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर, जिन पे ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट पूछा जाता है। और प्लीज रेडिएशन में अगले टर्न का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर द पेशेंस। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800 2121 1821 799 1800 2121 799।